हो क्लास 7 चैप्टर 6 हिस्ट्री टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अ गेटवे टू द वेस्ट सूरत। तो अब हम नेक्स्ट टाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं, सूरत के बारे में। पहले हमने हम्पी के बारे में पढ़ा, अब हम सूरत के बारे में पढ़ रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट टाउन है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। Surat in Gujarat was the emporium of Western trade during the Mughal period, along with Cambay, which is present-day Kambaj, and somewhat later Ahmedabad. Surat was the gateway for trade with West Asia via the Gulf of Hormuz. Surat has also been called the gate to Mecca because many pilgrim ships set sail from here. तो बेसिकली इसके बारे में हम सूरत के बारे में पढ़ रहे हैं कि सूरत जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने उसको बोला कि सूरत एक तरह से एक एम्पोरियम था। एम्पोरियम क्या होता है? अ प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर्स आर बॉट एंड सोल्ड। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है अलग अलग जगहों से, हम उन्हें उस सामान को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, उसे एम्पोरियम कहते हैं। यानी एक तरह से सेंटर किसी जगह का जहाँ पे बहुत ट्रेड होता है। तो सूरत जो गुजरात में था उस टाइम में एक एम्पोरियम था, यानी कि सेंटर था वेस्टर्न ट्रेड का। वेस्टर्न ट्रेड यानी जो हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे, जो कि थे डच, पोर्टुगीज, और बाद में हमने पढ़ा ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिश आएंगे हमने उनके बारे में पढ़ा। तो ये वेस्टर्न ट्रेड है। तो इससे वेस्टर्न लोगों से जो हम ट्रेड करते थे वो सूरत से करते थे। कौन से में? मुगल पीरियड के अंदर। सूरत से क्यों ट्रेड करते थे? क्योंकि हमें ये पता है कि पुराने टाइम के अंदर जो होता है हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था इतना डेवलप्ड नहीं था। हमारे पास जो थे एरोप्लेन्स या प्लेन्स, ये सब कुछ नहीं होते थे। तो एक जो बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर हमको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना होता था तो वो हम सी रूट यूज करते थे, अगर बीच में सी आता है। नहीं तो वैसे तो हमारे पास रोड रूट्स भी हैं, लेकिन हम सी रूट यूज करते थे वेस्टर्न लोगों के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए। तो सी रूट क्योंकि यूज करते थे, तो अगर हम देखेंगे सूरत जो गुजरात में है वहां पे कोस्ट के पास है। अगर आप देखो तो आपकी बुक के अंदर भी इसका मैप है हमारे पास, जहाँ पे हम देखेंगे पेज नंबर 75। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सूरत है बेसिकली ये एक कोस्टल जगह में है। कोस्टल जगह का क्या मतलब? कोस्ट पे लाई करता है। अगर आप ये देखो, कोस्ट यानी यहाँ पे सी और लैंड मिलती है, ये एरिया, यहाँ पे सूरत है। तो ये सूरत जो है यहाँ पे क्या फायदा होगा? जब भी शिप्स आएंगी वो यहाँ आ जाएंगी। अब शिप्स ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से लैंड काट के ऐसे कहीं चली जाएंगी, तो शिप्स यहाँ आती थी, सामान अपना देती थी, यहाँ से फिर आगे जहाँ पे भी सामान को पहुंचाना होता था वो काम पहुंचा देते थे। बाकी लोग ट्रेडर्स नॉर्मल जो भी हैं वो बाकी यहाँ से सामान ले जाते थे। इसलिए सूरत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये कोस्टल एरिया पे पड़ता है, यहाँ पे कोस्ट है, और यहाँ पे क्या थी? शिप्स आकर रुक जाती थी। शिप्स कहाँ से आती थी? वेस्टर्न एरिया से आती थी। और हमारा ट्रेड जो था वेस्टर्न ट्रेड मुगल टाइम पे सूरत से होता था। ये एम्पोरियम था उसका। द सिटी वॉज cosmopolitan and people of all castes and creeds lived there. In the 17th century, the Portuguese, Dutch and English had their factories and warehouses at Surat. इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़नी जो है, समझनी, वो ये है कि जब हम बात करते हैं फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउस की, तो यहाँ पे फैक्ट्री का मतलब भी एक तरह से वेयर हाउस ही है। ये फैक्ट्री मशीन्स वाली फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे कि जो मशीन्स है यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये 18th सेंचुरी में हुआ था। अभी हम मुगल्स की बात कर रहे हैं। तो फैक्ट्री का मतलब मैकेनिकल फैक्ट्रीज की बात नहीं हो रही, वेयर हाउस की बात हो रही है। वेयर हाउस यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आप गुड्स या सामान को लाकर रखते हो, स्टोर करते हो बल्क के अंदर, तो उसे वेयर हाउस कहते हैं। तो ये फैक्ट्रीज भी वेयर हाउस है, उसको उस टाइम पे फैक्ट्रीज कहते थे। According to the English Chronicle, Ovington, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. तो हमको 100 ships मिल जाती थी पोर्ट पे। कौन से पोर्ट पे? सूरत के पोर्ट पे। एंकर्ड यानी खड़ी हुई, रुकी हुई। किसने बोला ये? ओविंगटन ने बोला। ओविंगटन कौन है? एक इंग्लिश क्रोनॉलिकर। तो उसने हमको बताया कि एक इंग्लिश क्रॉनिकलर ने बताया कि उसने ये लिखा कि जो सूरत में है आप देखो तो 100 शिप्स आपको पोर्ट पे एक गिवन टाइम में डिफरेंट कंट्रीज की मिल जाएंगी।
साथ में उन्होंने ये बोला कि इंग्लिश, क्योंकि सूरत जो है इतना इम्पोर्टेंट है, एक सेंट्रल पॉइंट है, तो ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। कॉस्मोपॉलिटन यानी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे कास्ट एंड क्रीड के लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग तरह के जहाँ लोग रहते हैं, वो कॉस्मोपॉलिटन जगह होती है। और हमने देखा पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, ये सब इन्होंने अपनी फैक्ट्री और वेयर हाउस यहाँ रखा हुआ था। वेयर हाउस यहाँ पे क्यों रखा? क्योंकि इजी है। अगर ये सारे इंडिया में घूम के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में घूमकर जब ये सामान लेके आते होंगे, खरीद के लेके आते होंगे, तो उन्होंने स्टोर कर दिया और वहां से फिर सामान ये बेचते रहते होंगे। There was also several retail and wholesale shops selling cotton textile। हमें ये एक चीज पता है कि इंडियन टेक्सटाइल्स जो थे उनका पुराने टाइम में वर्ल्ड मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू थी, बहुत हाई वैल्यू थी। तो ऑब्वियसली जो बाकी इंडियन वीवर्स होंगे या जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के जो बनाते होंगे, उन्होंने क्या किया, अपनी होलसेल शॉप्स सूरत में खोली हुई थी। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत व फेमस फॉर द गोल्ड लेस बॉर्डर। जरी इंपॉर्टेंट है, जरी बॉर्डर जो है कहाँ से मिलता था? जरी बॉर्डर क्यों कहाँ फेमस था? सूरत के अंदर जरी बॉर्डर फेमस था। एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरी सूरत में फेमस थी और इसकी मार्केट कहाँ थी? वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप के अंदर। तो एशिया, अफ्रीका, एशिया में भी कहाँ? वेस्ट एशिया। अगर आपको पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया जो है एशिया के ईस्ट में लाई करता है, तो पूरे उस तरफ वेस्ट में वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप, यहाँ पे जो जरी टेक्सटाइल मिलता था उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। The state built numerous rest houses to take care of the need of people from all over the world who came to the city। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमने इस चैप्टर में आगे भी पढ़ा कि एक सिटी कैसे कैसे डेवलप होती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो टाउन्स हैं, टेम्पल टाउन हो सकता है, कमर्शियल टाउन हो सकता है, सारा मिक्स पूरा दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि ये जो टाउन था सूरत का, ये कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है। पहले ये क्यों इवॉल्व हुआ? क्योंकि यहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट्स है, तो पोर्ट्स में क्या होगा? शिप्स आकर रुकेंगी। शिप्स आके रुकेंगी तो हमें देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ के रहने लग गए। इन्होंने क्या किया? अपना रिटेल शॉप्स, होलसेल शॉप्स खोल दी, टेक्सटाइल बेचने लग गए। फिर हमने देखा कितनी सारे फॉरेन कंट्रीज के लोग आए और उन्होंने यहाँ पे अपने वेयर हाउस एस्टैब्लिश किए। अब जब कोई फॉरेन से आएगा तो उसको रहने के लिए कोई जगह चाहिए, तो लोगों ने क्या किया? रेस्ट हाउसेस बनाने शुरू कर दिए। रेस्ट हाउसेस जहाँ पे जो भी लोग आएंगे उनको रुकने के लिए मिल जाएगा, रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए जगह मिल जाएगी। There were magnificent buildings and innumerable pleasure parks। तो बिल्डिंग्स भी बहुत सारी हैं, मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स बनने लग गई, पार्क्स बनने शुरू हो गए, एक तरह से टूरिज्म स्पॉट भी बन गया ये। The काठियावाड़ सेठ और महाजन हैड ह्यूज बैंकिंग हाउस। यहाँ से जो आप आगे पढ़ोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब हम पढ़ेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। काठियावाड़ सेठ और महाजन, जो कि कौन थे? मनी चेंजर्स थे। हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेस एट सूरत। पुराने टाइम में क्या था? बैंक्स नहीं होते थे जैसे आज है। आज के टाइम पे जो बैंक्स हैं, ऐसे पुराने टाइम पे नहीं होते थे, तो बैंकिंग हाउसेस थे। बैंकिंग हाउसेस का नाम सुन के आपको पता लग जाता होगा कि ये मनी लेंडिंग का काम करेंगे या मनी से रिलेटेड काम करते होंगे। इट इज नोट वर्दी दैट द सूरत हुंडी या हंडी, सूरत हंडी, वर ऑनर्ड इन फार ऑफ मार्केट्स ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? कायरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम इन सब के। ये सब सूरत की हुंडी या हंडी कहाँ पे इनका जो है, इनको ऑनर करा जाता था या कहाँ पे ये चल जाते थे? तो आप देखोगे कायरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। यहाँ पे भी जो सूरत से हंडी मिलती थी, इसका ये चलती थी वहां पे। अब हंडी क्या होता है? इट इज अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन। यानी कि एक तरह से पैसे नहीं है, लेकिन एक नोट है। आपको एक नोट मिला, मान लो एक रिसिप्ट मिल गई जिसमें लिखा हुआ था कि इस पर्सन ने, ये जो बंदा है, इसने इतने इतने पैसे यहाँ डिपॉजिट कराए, ऐसे रिसिप्ट मिल गई आपको एक। The amount deposited can be claimed in another place by presenting the record of the deposit। अब आपने यहाँ पे पैसे जमा कराए, अब आप दूसरी जगह गए, वहां पे आपने रिसिप्ट दिखाई, पैसे ले लिए। एक तरह से अगर आप सोचो तो जैसे एटीएम कार्ड होते हैं, या फिर मान लो आपने अगर एक जगह के बैंक में पैसे दिए, अब आपको एटीएम कहीं दूसरी जगह जाओ, आप वहां से एटीएम कार्ड स्वाइप करो और पैसे आ जाते हैं। तो आपने इधर पैसे जमा करो, एक बैंक में जाके आप एक जगह के बैंक में आप पैसे जमा करते हो और दूसरी जगह जाकर एटीएम से आप उसको निकाल पाते हो। तो
जो उस टाइम पे हंडी सिस्टम था ये भी एक तरह से ऐसी था, इतना एडवांस नहीं था जितना आज का बैंकिंग सिस्टम है, लेकिन ये क्या था, एक तरह नोट मिलता था आपको, यानी कि एक तरह से रिसिप्ट मान लो ऐसे मिलता था, जो बताती थी कि इस पर्सन ने, इस बंदे ने यहाँ पे इतने पैसे, मान लो 100 रुपीज जमा कराए, अब 100 रुपीज, या अगर उसने अपनी करेंसी में चाहिए तो इतनी उनकी करेंसी में जमा कराए। अब ये जब वहां जाएंगे या कहीं और जाएंगे, वो ये हंडी उन्हें दिखाएंगे, ये नोट दिखाएंगे और बोलेंगे ये जो पैसे हैं जो हमने वहां जमा कराए थे हमें दे दो। तो ये जो मनी चेंजर्स का सूरत में हंडी होती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे काम करती है। हाउ एवर सूरत बिगेन टू डिक्लाइन, अब ये इंपॉर्टेंट है, सूरत अभी तो हमने देखा, हमने पहले भी पढ़ना है कि सिटीज जो है टाइम टू टाइम कभी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती थी और कभी कभार ये डिक्लाइन करना शुरू हो जाती थी। अब हम पढ़ रहे हैं सूरत का डिक्लाइन। सूरत began to decline towards the end of 17th century. एंड ऑफ 17th century में सूरत का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। डिक्लाइन यानी इतनी पॉपुलर नहीं रही सूरत ये। दिस वॉज बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से फैक्टर्स हैं, वॉट आर द फैक्टर्स विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ सूरत, ये हम पढ़ेंगे। द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मेन रीजन अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये आपने भी गेस कर लिया होगा कि मुगल एम्पायर में सूरत बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन जब मुगल एम्पायर नहीं रहा तो सूरत का भी डिक्लाइन शुरू हो गया। कंट्रोल ऑफ सी रूट बाय पोर्टुगीज एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम बॉम्बे वर where the East English Company, English East India Company shifted its headquarters in 1668. टुडे सूरत इज अ बसलिंग कमर्शियल सेंटर। और आपने क्या देखा, सूरत पहले इंपॉर्टेंट था, फिर उसका डिक्लाइन हुआ, लेकिन आज भी सूरत एक बसलिंग कमर्शियल सेंटर है, यानी उसको फिर से जो है अपलिफ्टमेंट होनी शुरू हो गई। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हुआ तो सूरत का भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ऑब्वियस रीजंस, अगर आप जो कंट्रोल करता है उसको, या जब भी ऐसी चीज, कभी भी किसी किंग का या एम्परर का डिक्लाइन होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स पे फर्क हमेशा पड़ता है। उसके बाद क्या हुआ, सी रूट्स को कंट्रोल करना शुरू हो गया। कंट्रोल बेसिकली क्या मतलब होता है इसका, कंट्रोल तो आप नहीं सी को कर सकते, ये एक तरह से लड़ाइयां बताने की कोशिश कर रहा है कि कंपटीशन जो है वेस्ट में बहुत बढ़ गया था। कंट्रोल ऑफ सी रूट्स यानी कि कंपटीशन बढ़ जाता है, तो ट्रेड के रिलेटेड, उन सब चीजों से रिलेटेड, तो पोर्टुगीज ने उन्हें कंट्रोल करना शुरू हो गया। यानी कि एक तरह जब लड़ाई हुई होगी तो पोर्टुगीज जीत गए होंगे, उनकी शिप्स वहां ज्यादा आने लग गई, पोर्टुगीज कंट्रोल करने लग गया। और जब इंडिया में, अगर आपको पता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने, जहां से ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ इस कंपनी से, इसने मुंबई में अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया। मुंबई यानी बॉम्बे। अब बॉम्बे भी अगर आप देखोगे तो बॉम्बे भी एक कोस्टल रीजन में पड़ता है, यानी कि यहाँ पे भी पोर्ट्स हैं, शिप पोर्ट्स। तो अगर दूसरी जगह पे पोर्ट्स शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी जगह पे शिप्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो पुरानी वाली सिटी के पोर्ट्स इतने काम नहीं करेंगे। जैसे हम पढ़ते थे कि वहाँ 100 शिप्स एंकर्ड रहती है एक टाइम पे, अब शिप्स अगर दूसरी जगह जाने लग गई तो वहाँ की शिप्स कम हो जाएंगी, लोग कम आने लगेंगे वहां पे। तो इसकी वजह से बॉम्बे जो है उसकी अपलिफ्टमेंट होनी शुरू होगी। बॉम्बे जो है और कमर्शियलाइज होने लग गया, कमर्शियल सेंटर बनने लग गया। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पे अपने हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया। बस नेक्स्ट, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, मसूलीपट्टनम, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।